हेलो एवरीवन। तो बच्चों, हम लोग इसके पहले वाले क्लास में सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़े थे। एक सिंपल पेंडुलम क्या होता है, किस बेस पर वो फंक्शन करता है, उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग देखे लास्ट क्लास में। और एक सिंपल पेंडुलम का मोशन एक ट्रू सेंस में सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होगा, ये तुमको मैंने बताया था। एक्चुअली उसका मोशन एक एंगुलर हार्मोनिक मोशन होता है, बट उसको हम लोग कुछ कंडीशंस अगर अप्लाई कर दें तो हम लोग मान सकते हैं इट इज़ वेरी क्लोज टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, फिर उसके टाइम पीरियड को अलग अलग कंडीशंस में पढ़ा हम लोगों ने कि एक सिंपल पेंडुलम को अगर हम एक लिफ्ट में लेकर जाते हैं, एक एलिवेटर में लेकर जाते हैं जिसमें एक्सेलरेशन हो, अपवर्ड गोइंग हो, डाउनवर्ड गोइंग हो, इन दोनों कंडीशन में सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हम लोगों ने पढ़ा था। सिंपल पेंडुलम को अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से काफ़ी हाइट पर लेके जाएं तो उसके टाइम पीरियड पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ग्रेविटी के चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये भी हम समझे थे। ठीक है, तो डिफरेंट केसेस में हम लोग सिंपल पेंडुलम के फॉर्मूले, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के फॉर्मूले को पढ़े, समझे कि कैसे ये चेंज करता है अगर उसके आसपास कंडीशंस बदल दिया जाए तो। ठीक है, एक्चुअली होता क्या था, वो सिंपल पेंडुलम में दो ही चीज़ें हैं, लेंथ और ग्रेविटी, और तो कुछ है नहीं फॉर्मूले में, ओनली लेंथ एंड ग्रेविटी। तो लेंथ इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है हर जगह। जो कंडीशंस बदलती है तो ग्रेविटी पर फर्क पड़ता है, एक्सेलरेशन पे फर्क पड़ता है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो फ्रेम है उसके एक्सेलरेशन पर फर्क पड़ता है। इसलिए टाइम पीरियड के फॉर्मूले में अलग अलग फ्रेम में तुमको चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो खैर जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ें इसके पहले वाले क्लासेस में, हाँ, बट जो बच्चे अगर वो उस क्लास को नहीं देखे हैं तो आई रिकमेंड कि जा करके इसके पहले वाले लेक्चर को बहुत अच्छे से ध्यान से देख लो, समझ लो क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मूले हैं, अलग अलग कंडीशंस में टाइम पीरियड कैसे चेंज करता है, उन सारे बातों को समझ लो, अच्छे से देख लो, फिर आकर के इस लेक्चर को कंटिन्यू करो। क्योंकि आज हम लोग जो पढ़ेंगे, जो सीखेंगे, जो क्वेश्चंस करेंगे, वो सारी बातें इसके पहले वाले लेक्चर में जो बातें मैंने पढ़ाई हैं उसी के ऊपर बेस्ड होगा। तो अगर वहाँ चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल पैदा होगी। बट एक बार अगर तुम उस क्लासेस को देख लोगे तो बहुत अच्छे से तुमको यहाँ बात समझ में आएगी, क्योंकि जो क्लास आज की है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि सिंपल पेंडुलम से BHU BSc एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे क्या क्या अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं और हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करेंगे और डेफिनेटली कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि हाँ भाई, अगर सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन आया तो हम लोग इसको कर सकते हैं। प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं हम लोग ना कि ये एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि हाँ यार, इस टॉपिक पे मैंने बहुत जम करके रगड़ा है, खूब प्रैक्टिस करी है, अगर आया तो मेरे में कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूँगा। दैट इज़ वाई प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो हम लोग इसको सीखते हैं, करते हैं और फिर प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि BHU BSc में ही आया हुआ एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेस बाई 21%, अगर किसी सिंपल पेंडुलम की लेंथ को हम 21% बढ़ा दें, अच्छी बात है, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन इस टाइम पीरियड, उसके टाइम पीरियड में परसेंटेज में चेंज कितना होगा, ये हमको बताना था। चेंज शुड बी इन परसेंटेज। ठीक है, तो मैंने बहुत बार तुम लोग को बताया है, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके पहले भी परसेंटेज के बहुत क्वेश्चन किया है मैंने, तो तुमको मैंने हमेशा बात कही कि कहीं परसेंटेज की बात अगर आती है तो हम एक काम करेंगे कि इनिशियल टाइम पीरियड को मैंने मान लिया 100, जो शुरू में टाइम पीरियड था लेंथ को चेंज करने के पहले, सपोज दैट ये 100 है, तो 100 मानने से क्या होगा, हमें परसेंटेज कैलकुलेट करने में आसानी होगी, कितना बढ़ा कितना घटा फटाफट पता चल जाएगा। ठीक है, चलो, और इनिशियल लेंथ मान लो बच्चों L है। ठीक है, और टाइम पीरियड कितना है 100, इसको भी 100 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट T1 को 100 मान लो, हमारा उससे काम हो जाएगा। लेंथ इंक्रीजेस बाय 20%, लेंथ को भैया 21% इंक्रीज कर देना है। ठीक है, अच्छा, इंक्रीज करने के पहले जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, T इज इक्वल टू 2 पाई एंड स्क्वायर रूट ऑफ L बाई G, ये फॉर्मूला होता है। तो हमने इसको मान लिया 100,
ये शुरू में वैल्यू है जब हमने लेंथ के साथ कोई भी चेंज नहीं किया है तब। अब कह रहा है कि लेंथ शुड बी इंक्रीज बाई 21%, लेंथ को 21% बढ़ा दो। तो हम लोग तुमको बता चुके हैं हमेशा कि लेंथ को, किसी भी चीज़ को अगर परसेंट में चेंज करना हो तो उसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं, परसेंटेज को पॉइंट में चेंज कर दो, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 21% चेंज को हम क्या लिखेंगे, 1.21 लिखेंगे। बता चुका हूँ पहले भी इन सब चीज़ों का मतलब। 1 मतलब 100% जो पहले से था, और 0.21 का मतलब 21% बढ़ गया। सब बता चुका हूँ, याद करो, पिछले क्लासेस से बहुत बताया हुआ, ठीक है। तो परसेंटेज को पॉइंट में चेंज करो, थोड़ा सा हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग को मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं ख़त्म करना है अपना, हमको फटाफट करके आगे बढ़ना है। तो लेंथ इज इंक्रीज बाई 21%। तो L1 को मान लिया मैंने L, तो L डैश मतलब चेंज करने के बाद कितना हो गया, 1.21 L। 1 मतलब जो शुरू में पहले से था, और 0.21 का मतलब 21% बढ़ गया, ये इसका मतलब होता है। अच्छा, तो अब नया टाइम पीरियड क्या होगा, तो T डैश विल बी 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L डैश बाई जी। नया टाइम पीरियड, नई लेंथ, बाकी सब कुछ वैसे ही है। तो इसको अगर मैं आगे ले जाऊँ तो L डैश कितना है बच्चों, सर L डैश आया है 1.21 L अपॉन जी, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस में एक बात ध्यान रखना कि ज़्यादातर ऐसी वैल्यूज दी होती है जो रूट के बाहर निकल जाएगी बड़े आसानी से, वो किसी न किसी का स्क्वायर होगा ताकि रूट के बाहर निकल जाए, क्योंकि उसको तुमको मैथमेटिक्स में नहीं फंसाना है, वो देखना चाहेगा भाई तुम कितना फॉर्मूले को जानते हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी इन जनरल, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, मगर जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो रूट में जो वैल्यू आएगी वो किसी न किसी का स्क्वायर ही होगी। जैसे 1.21 है, अब 1.21 1.1 का स्क्वायर होता है, अब 121 मतलब 11 का स्क्वायर होता है, तो 1.21 मतलब 1.1 का स्क्वायर होगा। तो इसको मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाई जी इंटू 1.1 बोल सकते हैं। भाई 1.21 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1.1, क्योंकि 121 121 का वर्गमूल स्क्वायर रूट क्या होता है, 11। तो 1.21 का क्या होगा, 1.1 मैंने बाहर निकाल लिया, और बाकी बच गया एज इट इज़ अंदर है। अब 2 पाई L बाई जी की वैल्यू कितनी मैंने बनाई थी बच्चों, 100, शुरुआत की वैल्यू है ये 100, लेंथ को चेंज करने के पहले। तो 100 इंटू 1.1 अगर कर दिया जाए तो नया टाइम पीरियड कितना बच जाएगा बच्चों, इट विल बी 100 इंटू 1.1, दैट मीन्स इट विल बी 110, ठीक है। तो 110 टाइम पीरियड हो गया, शुरू में कितना था 100, तो सिंपल है। तो परसेंटेज चेंज का कितना हुआ बच्चों, द परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू सिंपल 10%। 10% का उसमें इंक्रीमेंट होगा, बढ़ोतरी होगी अगर लेंथ को हम लोग 21% चेंज करते हैं तो। सिंपल सा क्वेश्चन था, मेथड बिल्कुल ही ऐसा ही रखना है, समझ रहे हो। बस अप्रोच को पकड़ो, मेथड को पकड़ो कि सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सर ने ऐसा करने को बोला है, इस बात को समझो, पकड़ो, ठीक है, गलती होने का चांस कम रहेगा। तो सिंपली द लेंथ इज द न्यू टाइम पीरियड इज 110। तो भाई शुरू में 100 था, अभी 110 हो गया, यानी 10% की बढ़ोतरी हुई। दैट्स वाई इसको अगर 100 मान लोगे तो कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है, जो चेंजेस होगा वही तुम्हारा आंसर होगा। तो द टाइम पीरियड विल इंक्रीज बाई 10% अगर हम लेंथ में 21% की बढ़ोतरी करते हैं तो। आसान क्वेश्चन है, मेथड समझ गए, जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लो, चलेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इसमें कुछ ऑप्शंस में दे रखे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और कॉन्सेप्ट्स जो हैं इसमें वो और क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे इस क्वेश्चन को करने समझने के बाद, ठीक है। तुम जानते हो कि मैं हमेशा उन्हीं क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ जो या तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है या फिर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाले हैं। इन्हीं दोनों क्वेश्चन पे मेरा फोकस ज़्यादा होता है, ठीक है।
तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ सिंपल पेंडुलम हैज़ अ बॉब फिल्ड विथ वाटर। एक सिंपल पेंडुलम है जिसका जो बॉब है वो उसमें पानी भर दिया गया, इज फिल्ड विथ वाटर एंड सेट इन ऑसिलेशन। मतलब कहने का ये हुआ, अगर मैं तुमको इसका फिगर बना के दिखाऊं कि एक सिंपल पेंडुलम कुछ इस तरीके से होगा और उसका जो बॉब है जिसको हिंदी में कहते हो गोलक, ठीक है, ये इसका बॉब है। इस बॉब में बच्चों क्या कह रहा है, इस फिल्ड विथ वाटर, इस बॉब में पूरा पानी भर दिया गया है, ठीक है। द बॉब इज फिल्ड विथ वाटर, कुछ ऐसे, ठीक है। एंड द बॉब इज एंड द पेंडुलम इज सेट इन ऑसिलेशन, और इस पेंडुलम को ऑसिलेशन में हम लोग रख दिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड द पेंडुलम इज सेट इन ऑसिलेशन लाइक दैट। क्लियर है? तो अ सिंपल पेंडुलम हैज़ अ बॉब फिल्ड विथ वाटर। एक सिंपल पेंडुलम है, अच्छी बात है, जिसका बॉब है वो हॉलो रहा होगा, खोखला रहा होगा, तभी उसमें पानी भरने की बात की गई है, ठीक है। तो द बॉब वॉज हॉलो एंड इट वॉज फिल्ड विथ वाटर, पानी से इसको पूरा भर दिया गया, अच्छी बात है। एंड सेट इन ऑसिलेशन, उसको हल्का सा खींच के छोड़ दिया गया और वो ऑसिलेशन करना शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? चलो। देयर इज ए स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ बॉब। ये जो बॉब है, इस बॉब का जो बॉटम है, उस बॉटम पर छोटा सा एक होल किया गया है, ठीक है। समवेयर हियर देयर इज अ होल एट द बॉटम ऑफ बॉब। अब बॉटम के में होल कर दियो, जाहिर सी बात है पानी उसमें से गिरेगा, थ्रू विच वाटर कैन कम आउट, जिससे पानी बाहर निकल सकता है, ठीक है, अच्छी बात निकले आई। Which of the following is true for the time period of Bob? इस बॉब के टाइम पीरियड के बारे में कौन सी बातें सही होंगी? पानी के निकल जाने पर, पानी के होने पर इसके टाइम पीरियड पर क्या फ़र्क पड़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा? पानी के होने का, पानी के न होने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर क्या होगा? वास्तव में क्वेश्चन से मेरा क्वेश्चन क्या है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार ये लगता है दिमाग में कि सर जब पानी भरा है इसके अंदर तो जाहिर सी बात है बॉब का मास ज़्यादा होगा, ठीक है, कुछ पानी का मास होगा। जब पानी पूरा निकल जाएगा तो मास कम हो जाएगा, तो मास चेंज होगा ज़रूर, क्योंकि पानी निकल जाएगा तो मास कम हो जाएगा, तो मास विल बी चेंज्ड। लेकिन हम जानते हैं कि मास पर तो टाइम पीरियड डिपेंड करता नहीं है। T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाई जी में सर मास कहीं नहीं आता, तो पानी के होने या न होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? पानी है तो मास ज़्यादा है, पानी निकल गया तो मास कम हो गया। लेकिन सर पानी के होने या न होने से, मास के ज़्यादा या न होने से टाइम पीरियड पर क्या फ़र्क पड़ेगा? आप ही ने बताया फॉर्मूला, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉब। तो क्यों ना पहला ऑप्शन हो कि टाइम पीरियड विल रिमेन कांस्टेंट? क्यों ना सर पहला ऑप्शन? तो पहली बार देखने में, चीज़ों को ऊपर समझने में लगता है कि पहला ऑप्शन ही सही है कि पानी है, पानी नहीं है, मास ज़्यादा है, मास कम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सर। तो वाई टाइम पीरियड विल नॉट रिमेन कांस्टेंट? ठीक है, कांस्टेंट रहेगा, टिक करिए, आगे चलिए। लेकिन ये गलत हो जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट इज रॉन्ग आंसर। क्यों? तो इसको समझते हैं, ठीक है। इतना ऊपर सरफेस पे हम लोग किसी क्वेश्चन को सोच करके छोड़ नहीं सकते, हमको थोड़ा उसमें और डीप में बातें जाननी होंगी कि और क्या हो सकता है। सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल जब यहाँ पे होल नहीं था और पानी पूरा भरा था और पेंडुलम का बॉब अपने ऑसिलेशन में था, ठीक है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला सर आप जो यूज़ कर रहे हैं T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाई जी में, ये L क्या होता था? तो L इज़ नॉट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। L जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ नहीं होती थी। क्या होती थी सर? सर ये L आपने बताया था पेंडुलम की इफेक्टिव लंबाई होती थी, लोलक की प्रभावी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम। अब ये इफेक्टिव लेंथ क्या था सर? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चे नहीं देखे हैं इसके पहले वाली क्लास, जाओ उसको देखो तो सारी बातें समझ में आएगी। व्हाट इज़ द इफेक्टिव लेंथ? मैंने बताया था
कि जो सिंपल पेंडुलम का जो सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम का जो बच्चों सेंटर ऑफ मास होता है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर के सेंटर ऑफ मास तक की जो डिस्टेंस होती है, यही डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्मॉल एल, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है उससे हमारा मतलब नहीं होता एज फार एज सिंपल पेंडुलम के टेम्परेट की बात की जाए तो। दिस इज द स्मॉल एल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट दैट वी आर यूजिंग हियर। दिस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हमको उससे फिलहाल मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो जब पानी पूरा पूरा भरा है, सिस्टम हमारा जो बॉब है वो हमारा कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम पढ़ चुके हैं कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन में सेंटर ऑफ मास सर बीचों बीच होगा। अगर पूरा पूरा पानी भरा है तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होगा, ठीक है। और ये होगी इफेक्टिव लेंथ और पेंडुलम अपना ऑसिलेशन कर रहा है। ये होल क्रिएट करने के पहले की बात है, कर रहा है अपना। अब हमने क्या किया, इसके बॉटम में एक छोटा सा होल क्रिएट कर दिया ताकि उसमें से पानी बाहर निकल सके। अब ये बताओ बच्चों, जब यहाँ से पानी बाहर की तरफ गिरेगा तो जाहिर सी बात है इसके अंदर से पानी की अमाउंट कम हो जाएगी। जो पानी पहले पूरा पूरा भरा था, अब हो सकता है पानी का जो लेवल, हो सकता है क्या, ऐसा डेफिनेटली होगा कि पानी का जो लेवल है वो थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। अब इतने से पानी गायब हो गया, वो तो नीचे गिर गया। अब मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। अब ऊपर वाले हिस्से में मास कम हो गया और नीचे वाले हिस्से में मास ज़्यादा है। याद करो तुमको सेंटर ऑफ मास मैंने पढ़ाया था तो क्या बताया था, मास डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने क्या बताया, याद करो, मैं बताया था कि जिस तरफ मास ज़्यादा होता है सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ भाग जाता है। सेंटर ऑफ मास की टेंडेंसी है, ये उसका नेचर है, प्रवृत्ति है। जहाँ मास ज़्यादा होगा सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान उधर ही भागेगा। तो जब पानी का लेवल नीचे आना शुरू हुआ तो ऊपर के हिस्से से पानी कम हो गया, नीचे वाले हिस्से में पानी बढ़ जाएगा। यानी कि ऊपर वाले हिस्से मास कम है और नीचे वाले हिस्से मास थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो क्या सेंटर ऑफ मास अब बीच में रहेगा? बिल्कुल नहीं सर। सेंटर ऑफ मास कहाँ चला जाएगा? जिधर मास का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, जहाँ द्रव्यमान का वितरण ज़्यादा है, सेंटर ऑफ मास वहाँ शिफ्ट करेगा, एज वी नो दैट। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है बॉब प्लस वाटर का, से बॉब की बात है, बॉब प्लस वाटर का जो सेंटर ऑफ मास हल्का सा बच्चों कहाँ आएगा? नीचे आएगा, अपने इनिशियल पोजीशन से नीचे आएगा। जब ये सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा तो बच्चों इफेक्टिव लेंथ थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ बढ़ेगी तो एल बढ़ेगा, एल बढ़ेगा तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। व्हेन दिस पॉइंट सेंटर ऑफ मास विल कम डाउन एंड इट विल कम डाउन डेफिनेटली, क्यों आएगा वो भी पता है। जब ये नीचे की तरफ आएगा बच्चों तो सेंटर ऑफ मास, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास की लेंथ और बढ़ जाएगी, एल बढ़ेगा, टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। बस मानिए कुछ देर बाद पानी और गिरेगा, पानी और गिरेगा और मान लो बच्चों पानी का लेवल गिरते गिरते यहाँ तक आ गया। इकट्ठे तो पानी गिरेगा नहीं, धीमे धीमे करके पानी गिरेगा। मान लो बच्चों पानी का लेवल यहाँ तक आ गया, पानी का लेवल यहाँ तक आ गया तो सेंटर ऑफ मास और नीचे जाएगा। अब सेंटर ऑफ मास पहले के पोजीशन से और नीचे की तरफ हो जाएगा, बीच में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। जैसे जैसे पानी नीचे जाता जाएगा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी क्या होगी बच्चों? नीचे की तरफ जाती जाएगी। सेंटर ऑफ मास यहाँ से नीचे, क्योंकि नीचे मास ज़्यादा होता जा रहा है ना, जिधर मास ज़्यादा होगा सेंटर ऑफ मास वहाँ भागेगा। अगर कंपेयर बात की इसको आधा आधा डिवाइड कर दो तो अपर हाफ में हमेशा मास कम रहेगा, लोअर हाफ में हमेशा मास ज़्यादा रहेगा। जब तक पानी निकल रहा है तब तक तो सेंटर ऑफ मास विल कीप कमिंग डाउन, नीचे की तरफ आता रहेगा, एल बढ़ता रहेगा, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। लेकिन अब लगेगा कि सर चौथा ऑप्शन है क्या? इंक्रीजेस कॉन्टीन्यूसली है क्या? लगातार बढ़ेगा क्या? लगातार नहीं बढ़ेगा बच्चों। भाई पानी की मात्रा लिमिटेड है ना, कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि पूरा का पूरा पानी नीचे गिर जाएगा, कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि ये पूरा का पूरा पानी खाली हो गया और सिर्फ अंदर क्या बच गया? बॉब। पूरा का पूरा पानी कहाँ निकल गया बच्चों? नीचे गिर गया और सिर्फ खोखला बॉब बच गया, पानी की एक मात्रा भी नहीं अंदर है। तो जब खोखला बॉब बच गया तो अकेले बॉब का सेंटर ऑफ मास फिर सेंटर पे आ जाएगा। क्लियर है? तो जब तक पानी निकल रहा होगा सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा होगा।
लेकिन जैसे ही पानी निकल गया और सिर्फ बॉब बच गया तो सेंटर ऑफ मास फिर कहाँ चला जाएगा, वापस आके सेंटर पे आ जाएगा और फिर एल की वैल्यू घट जाएगी। तो शुरू में क्या होगा, लेंथ इंक्रीज करेगा, जब तक पानी गिर रहा है तब तक लेंथ इंक्रीज करेगा। जैसे ही पूरा पानी निकल गया और सिर्फ बॉब बच गया, जो लास्ट बूंद जैसे ही पानी की गिरेगी, जैसे ही लास्ट ड्रॉप पानी की गिरी, फट से सेंटर ऑफ मास जो नीचे जा रहा था फट से आ जाएगा ऊपर, सेंटर पे लौट जाएगा। तो लेंथ पहले इंक्रीज किया फिर जाकर के वहीं पर आ गया सेंटर पे। तो लेंथ इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, तो लेंथ के इंक्रीज करने पर टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा और जब पानी गिर गया तो फिर टाइम पीरियड डिक्रीज करके अपनी इनिशियल वैल्यू पे आ जाएगा। तो टाइम पीरियड विल इनिशियली इंक्रीज देन डिक्रीज। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा, तुम्हारा सेकंड ऑप्शन होगा कि इंक्रीज देन डिक्रीज। हालांकि इंक्रीज डिक्रीज के बाद कांस्टेंट हो जाएगा, हालांकि कांस्टेंट तो वहाँ लिखा नहीं है, तो जो हमको नहीं लिखा है वो हम क्यों बात करेंगे। जैसे लेंथ इंक्रीज किया तो टाइम पीरियड इंक्रीज किया, लेंथ डिक्रीज किया तो टाइम पीरियड डिक्रीज किया और फिर यहाँ पर आके कांस्टेंट हो जाएगा, फिर कांस्टेंट टाइम पीरियड से चलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो वो अलग बात है, बट दिया नहीं कांस्टेंट तो हम उसकी बात क्यों करेंगे। जो इनमें से सही है वो है क्या, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, ठीक है, एंड डिक्रीज करने के बाद अपने इनिशियल वैल्यू पर चलाएगा। तो ये तुम्हारा इसका सेकंड ऑप्शन सही है। इस बात को ध्यान रखना। यहाँ से एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि इसका सेंटर ऑफ मास पे तो डिपेंड, टाइम पीरियड मास पे तो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो मास के होने या न होने से टाइम पीरियड पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मास के होने न होने से सेंटर ऑफ मास के साथ छेड़छाड़ होता है तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखना, उसके हिसाब से ही हम लोग सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। इसमें कॉन्सेप्ट्स थे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हमारा अप्रोच क्या होगा। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लो, हम लोग आगे चलेंगे टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कोई तो अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अ सिंपल पेंडुलम इज टेकन, सेकंड पेंडुलम है। सेकंड पेंडुलम क्या होता है हम लोग पढ़ चुके अच्छे से कि सेकंड पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम है जिसका अर्थ के सरफेस पे टाइम पीरियड कितनी होती है सर, 2 सेकंड। ठीक है, तो 2 सेकंड जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड हो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, उसको हम बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। और उसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली मैंने क्या बताया, लगभग 1 मीटर, लगभग 99 सेंटीमीटर के आसपास हो। ये फैक्ट है, फैक्ट हमेशा हमको याद रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ओके। अ सेकंड पेंडुलम इज टेकन एट अ हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ अर्थ रेडियस। एक सिंपल पेंडुलम को हम अर्थ के सरफेस से ऊपर लेकर जाते हैं। ऊपर लेकर जाएंगे सर तो ग्रेविटी चेंज करेगी, ग्रेविटी चेंज करेगा तो टेम्परेचर में फर्क पड़ना ही पड़ना है, बहुत सिंपल सी बात है। तो सर कहाँ तक लेके गए, तो अर्थ के रेडियस के हाफ हाइट तक लेकर जाना है और पता करना है व्हाट विल बी इट्स न्यू टाइम पीरियड एट दैट हाइट। उस नए हाइट पर उसका टाइम पीरियड क्या होगा और वो कैसे मूव करेगा, कितना स्लो होगा, कितना फास्ट होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा वहाँ पर पे उसके टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो चलो करते हैं। और इसमें अगर तुमको याद हो, तुमको मैंने फॉर्मूला बताया था इसके पहले वाली क्लास जो हम लोग किए थे, वहाँ तुमको छोटा सा फॉर्मूला बताया था कि भाई अगर सरफेस पे टाइम पीरियड अगर t है और सरफेस से h हाइट पर अगर टाइम पीरियड t डैश है, ठीक है, तो उन दोनों टाइम पीरियड में रिलेशन क्या होता है पढ़े थे हम, क्योंकि हम सब जानते हैं भाई इसमें लेंथ का तो कोई रोल नहीं है सर, ग्रेविटी चेंज करेगी। ग्रेविटी सरफेस पर कुछ और होगी और अगर हाइट ऊपर गए तो ग्रेविटी कुछ और होगी। हाँ, हाइट अच्छी खासी होनी चाहिए, 10, 15, 150 मीटर पर ग्रेविटी डज नॉट चेंज, तो टेम्परेचर पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ही घर के नीचे वाले रूम में हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं और ऊपर वाले रूम में चले गए और हम चेंज खोजना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं है। द हाइट शुड बी वेरी वेरी लार्ज ताकि ग्रेविटी पर फर्क पड़े। ठीक है, 10, 20, 50, 100 मीटर हाइट पर ग्रेविटी पर फर्क लगभग न के बराबर पड़ता है। ठीक है, एनीवे, तो सरफेस पर टाइम पीरियड इज t, जो कि एक्चुअली में 2 सेकंड है क्योंकि ये सेकंड पेंडुलम की बात हो रही है। ठीक है, और सरफेस से h हाइट ऊपर अगर चले गए तो सर उसका टाइम पीरियड क्या होगा ये हमको बताइए। ठीक है, तो अगर तुमको याद हो फॉर्मूला लास्ट क्लास जो पढ़े थे, t डैश बाई टी वॉज इक्वल टू
1 प्लस एच अपॉन आर ई। ये फॉर्मूला कहाँ से है, तुमको मैं ड्राइव भी किया था अगर तुमको याद हो तो, है याद आ रहा है कि सरफेस पर जी की वैल्यू क्या होती है, एच हाइट ऊपर, जी डैश क्या होता है, जी बाई जी डैश इज इक्वल टू 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ग्रेविटेशन में भी पढ़े थे इस फॉर्मूले को, और यहाँ पर यूज़ करके हम लोग इस फॉर्मूले तक पहुँचे थे। इन द लास्ट क्लास हमने इसका एक्सप्लेन किया था। तो टी डैश सर सरफेस पर, जो सरफेस से एच हाइट ऊपर जो है वो होता है टाइम पीरियड, और टी जो है वो सरफेस वाला होता है सर, और हाइट होता है कि हम कितना सरफेस से ऊपर गए हैं, और आर ही होता है सर अर्थ की रेडियस। तो ठीक है, पुट कर देते हैं टी डैश इज, टी डैश जो हमको पता करना है, और टी जो कि सरफेस पे, तो सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड सर 2 सेकेंड होता है। चलिए, एंड 1 प्लस एच कितना है सर, हाफ ऑफ अर्थ रेडियस क्वेश्चन में क्या है, तो एच के बदले रखना है सर आर ई बाई 2 बाई आर ई। ठीक है, कैंसल्ड आउट एंड यू गॉट 1 प्लस 1 बाई 2। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो टी डैश बाई 2 कितना हो गया बच्चों, इट इज 3 बाई 2, तो कैंसल्ड आउट एंड यू गॉट टी डैश इज इक्वल टू 3 सेकेंड इज द न्यू टाइम पीरियड एट दैट हाइट। तो अब उस टाइम पीरियड, अब उस हाइट पर उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बच्चों, 3 सेकेंड। ये तुम्हारा आंसर होगा। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको फॉर्मूला नहीं याद होगा थोड़ा सा मुश्किल होगी। अब फॉर्मूला भी क्या, कॉन्सेप्ट से पता होना चाहिए। सिर्फ फॉर्मूला कहाँ से है, सिंपल सी बात है सर, यहाँ से यहाँ जाने में ग्रेविटी चेंज करती है, तो ग्रेविटी के चेंज करने से टाइम पीरियड पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वही फॉर्मूला है ये। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक बात और, अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाए, ये तो पूछा कि व्हाट इज द न्यू टाइम पीरियड, निकल गया 3 सेकेंड। ठीक है, अब तुमसे मैं क्वेश्चन पूछूं, इस आंसर को देखकर जरा बताओ कि ये जो पेंडुलम है ये स्लो हुआ या फास्ट हुआ, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा बताओ। पेंडुलम को मैं यहाँ से हाइट ले गया ऊपर की तरफ, तो पेंडुलम फास्ट हो गया कि स्लो हो गया, इसका ऑक्सीलेशन तेज हो रहा है कि धीमे हो रहा है। सरफेस से पेंडुलम को किसी हाइट पर ले जाओ तो विल इट बी फास्ट और विल इट बी स्लो, जरा देखकर बताओ आंसर क्या बताओगे सर। सर यहाँ पे 2 सेकेंड था, यहाँ पे 3 सेकेंड हो गया, तो स्लो हुआ कि फास्ट हुआ। सर जाहिर सी बात है स्लो हुआ। जिस काम को करने में अर्थ के सरफेस पर 2 सेकेंड ले रहा था, उसी काम को करने में 3 सेकेंड ले रहा है, जाहिर सी बात स्लो हो गया। तुम किसी काम को करने में ज़्यादा वक्त लोगे तो तुम स्लो है ना। अब तुम वही काम जब 2 सेकेंड में कर रहे थे, अब वही काम तुम 3 सेकेंड में कर रहे हो, इट मीन्स यू हैव स्लो डाउन एंड यू हैव स्लो डाउन बाई 1 सेकेंड। तो अगर कभी ये क्वेश्चन पूछे कि भाई टाइम पीरियड का सॉरी उस पेंडुलम में वो जो पेंडुलम होगा वो स्लो डाउन होगा कि फास्ट हो जाएगा, तुम्हारा आंसर है स्लो डाउन। और कितना स्लो डाउन, तो स्लो डाउन बाई 1 सेकेंड। 2 सेकेंड का काम 3 सेकेंड में कर रहे हो, 1 सेकेंड तुम ज़्यादा ले रहे हो, यू हैव बीन स्लो डाउन बाई 1 सेकेंड। तो कभी कभी ऐसे ही पूछा जा सकता है कि भाई पेंडुलम स्लो डाउन हो गया कि फास्ट हो गया, तो तुम कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करने में दिख रहा है ज़्यादा वक्त लग रहा है, तो इट हैज़ स्लो डाउन। इट हैज़ स्लो डाउन बाई हाउ मच टाइम, तो हाउ मच टाइम भी कह सकते हो, इट हैज़ स्लो डाउन बाई 1 सेकेंड। ठीक है, ये 1 सेकेंड स्लो हो गया जैसे ही इसको ऊपर की तरफ ले गए। जितना ऊपर ले दिया होगा ये इतना स्लो होता जाएगा, ये उतना ज़्यादा वक्त लेगा अपने ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो आंसर विल बी द न्यू टाइम पीरियड पूछेगा तो आंसर विल बी 3 सेकेंड, और पूछेगा कि स्लो की फास्ट, बोलोगे स्लो डाउन बाई 1 सेकेंड। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा तुम आंसर दे सकते हो। ठीक है, क्लियर, आगे चलें तो कर लो इस क्वेश्चन को, चलते हैं क्वेश्चन टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम को हम लोग जब लिफ्ट के अंदर लेके जाते हैं, एलिवेटर के अंदर, तो उसके टाइम पीरियड पर क्या फ़र्क पड़ता है ये हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, तो उसी पर क्वेश्चन कह रहा है कि सर एक सिंपल पेंडुलम है, इनफैक्ट सेकंड पेंडुलम है, जिसको एक लिफ्ट के अंदर ले जाया गया। ठीक है, लिफ्ट के अंदर जो कैसी लिफ्ट है, लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड, जो ऊपर की तरफ जा रही है, with acceleration g/3। अच्छी बात है। What will be its new time period inside the lift?
लिफ्ट के अंदर उसका टाइम पीरियड क्या होगा, वो ऑक्सीलेशन करने में कितना वक्त लेगा। अगर वो बाहर 2 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है तो भाई सेकेंड पेंडुलम में 2 सेकेंड में कंप्लीट करेगा ही। तो सेकेंड पेंडुलम है और लिफ्ट के बाहर 2 सेकेंड में ऑक्सीलेशन कंप्लीट कर लेता है। अब उसी पेंडुलम को हमको लिफ्ट के अंदर जाकर के उसकी छत पे टांग देना है और ऐसी लिफ्ट जो ऊपर की तरफ मूव कर रही है विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन g/3। तो अब लिफ्ट के अंदर जब वो ऑक्सीलेट करेगा सर उसका नया टाइम पीरियड क्या होगा, लिफ्ट के बाहर इट वाज 2 सेकेंड। ठीक है, तो इसका तुमको मैंने क्वेश्चन का तुमको मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर तुमको याद हो तो इसके पहले वाली क्लास में तुमको बताया था कि अगर मान लो एक लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर किसी उसके सीलिंग से मैं एक पेंडुलम को सस्पेंड कर दूं एंड द पेंडुलम इज सेट इन ऑक्सीलेशन, और उस पेंडुलम को मैं लिफ्ट के अंदर ही ऑक्सीलेशन करवाऊं, लिफ्ट के अंदर ही ऑक्सीलेशन करवाऊं, तो उसके टाइम पीरियड पर क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन शर्त ये है सर कि लिफ्ट में एक्सीलरेशन होना चाहिए। अगर लिफ्ट रेस्ट में, सिर्फ लिफ्ट से मतलब नहीं है, लिफ्ट में एक्सीलरेशन भी होना चाहिए। अगर लिफ्ट रेस्ट में है कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। अगर लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, देयर शुड बी एक्सीलरेशन। कई बच्चे इस बातों को नहीं समझते, उनका मतलब बस एक ही बात याद है, लिफ्ट मतलब लिफ्ट, कैसी भी लिफ्ट हो वो लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। बट मैं बोल रहा हूँ इट इज द एक्सेलेरेशन विच इज इंपॉर्टेंट, नॉट द एलिवेटर। एलिवेटर खैर रेफरेंस है कि भाई ऐसा होता है, ठीक है। तो लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड, लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड विथ एक्सेलेरेशन g/3। क्लियर है। ये सिंपल पेंडुलम जब बाहर ऑक्सीलेट कर रहा था, व्हेन इट वाज आउटसाइड द लिफ्ट, और ये जब ये लिफ्ट के बाहर ऑक्सीलेट कर रहा था तो उसका टाइम पीरियड कितना था सर, इट वाज 2π√of L/g विच इज 2 सेकेंड, 2 सेकेंड था उसका टाइम पीरियड। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, 2 सेकेंड था उसका सर टाइम पीरियड। अब उसको हम लिफ्ट के अंदर लेके चलेंगे, तो लिफ्ट के अंदर सर टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताया था आपने 2π√of, अगर वो अपवर्ड गोइंग लिफ्ट है तो अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों का तुमको फॉर्मूला बताया था। अगर वो अपवर्ड गोइंग लिफ्ट है तो क्या फॉर्म था बच्चों, g+a0। याद आ रहा है, जहाँ a0 क्या था, उस लिफ्ट का एक्सेलरेशन। रख दो फॉर्मूले में, रख दीजिए सर। तो इट इज 2π√of L इज L, g+a0 इज सर g/3। पुट कर दी, सिंपल सा कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सर, इट विल बिकम 2π एंड √of 3g + g 4g, 3g चला गया ऊपर एंड यू रिमेन विथ नीचे, सॉरी ये 3l ऊपर रहेगा ना, l ऊपर हो गया एंड 3g + g इज 4 टाइम्स ऑफ g। क्लियर है, सिंपल कैलकुलेशन, कुछ नहीं करना। अब इसी को मैं अगर आगे चाहूँ तो क्या ऐसे बोल सकता हूँ, √of 2π/L/g और न्यूमेरिकल्स वैल्यू को बाहर निकाल लूँ, √3/2, इसको √3 कर लो और 4 का बाहर आ गया 2, और बाद बाहर अंदर क्या बच गया 2π² तो 2π/L/g तो सर बाहर का टाइम पीरियड था, लिफ्ट के बाहर जब वो ऑक्सीलेट कर रहा था, ये तो तब का टाइम पीरियड है, और इसकी वैल्यू कितनी है सर, इसकी तो 2 सेकेंड है। पुट कर दिए सर, तो अगर पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, नया टाइम पीरियड विल बी 2 × √3/2 एंड दैट विल बी √3 सेकेंड्स। ठीक है, तो √3 की वैल्यू कर दिया जाए तो यू विल हैव न्यू टाइम पीरियड 1.732 सेकेंड्स इज योर आंसर। ठीक है, तो ये उसका नया टाइम पीरियड होगा लिफ्ट के अंदर, उस लिफ्ट के अंदर जो g/3 एक्सेलरेशन से अपवर्ड की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, दिस इज न्यू टाइम पीरियड। अच्छा, मैं तुमको एक बात मुझसे पूछूं, ये जो आंसर आया है, अब मैं तुमसे पूछूं इस बात को कि जो सिंपल पेंडुलम है जिसका बाहर टाइम पीरियड 2 सेकेंड था, अंदर गया तो
1.732 हो गया, ये स्लो हो गया कि फास्ट हो गया सर, ये बताओ मुझको। इसका पहले टाइम पीरियड 2 सेकेंड था बाहर, जब वो बाहर ऑसिलेट कर रहा था अंडर ग्रेविटी, फ्रीली ऑसिलेट कर रहा था, तो बच्चों उसका टाइम पीरियड कितना था? इट वाज 2 सेकेंड, सेकेंड पेंडुलम था 2 सेकेंड। और जब वो लिफ्ट के अंदर गया तो 1.732 हो गया। तो अब बताओ ये लिफ्ट के अंदर फास्ट हो गया कि स्लो हो गया? अगर कंपेयर किया जाए कि बाहर से वो फास्ट हुआ कि स्लो हुआ, और कितना फास्ट हुआ या कितना स्लो हुआ, इसका आंसर तुम सभी मुझको कमेंट बॉक्स में दोगे। सारे बच्चे, मैं चेक करूँगा कौन कौन इस बातों को समझ रहे हैं और बता सकते हैं कि ये फास्ट हुआ कि स्लो हुआ कंपेरेटिवली टू जब वो बाहर था तो लिफ्ट के अंदर गया तो फास्ट हो गया कि स्लो हो गया, और फास्ट हुआ तो कितने सेकंड फास्ट हुआ, स्लो हुआ तो कितने सेकंड स्लो हुआ। ये सभी लोग मुझको आंसर कमेंट बॉक्स में, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सभी लोग, आंसर तो आ गया लेकिन तुमसे जो पूछा उसका आंसर बताना, विद आइडिया स्लो डाउन और हैज मूव फास्ट, ठीक है, एंड कितने समय से ये फास्ट या स्लो हुआ। अगर दोनों कंपेयर करके तुमको मुझको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, आई विल चेक, ठीक है। तो कर लो, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5th की तरफ चलेंगे, ठीक है, फाइन। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन 5th की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5th भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ सेकंड पेंडुलम इज टेकन इनसाइड अ लिफ्ट गोइंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलेरेशन g/4। अब वो लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है विथ एक्सेलेरेशन a0 इज इक्वल टू g/4। अच्छी बात है। व्हाट विल बी इट्स न्यू टाइम पीरियड इनसाइड द लिफ्ट। क्वेश्चन वैसा ही है, बिल्कुल वैसे ही है, बस लिफ्ट जो ऊपर की तरफ जा रही थी इसके पहले वाले क्वेश्चन में, अब लिफ्ट नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो नीचे की तरफ मूव कर रही है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा बताया है आपने, ठीक है। तो सेकंड पेंडुलम है, तो सेकंड पेंडुलम है तो लिफ्ट के बाहर जब वो फ्री ग्रेविटी में अगर वो ऑक्सीलेट कर रहा होगा तो सेकंड पेंडुलम होने के नाते सर उसका जो टाइम पीरियड रहा होगा आउटसाइड द लिफ्ट, दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी इज 2 सेकेंड्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसको सर नीचे की तरफ आप ले जा रहे हैं विथ एक्सेलेरेशन g/4, और लिफ्ट में इस पेंडुलम को आपने कहा जो ऑक्सीलेट करो। अब यहाँ पर क्या सीन बनेगा सर, तो t डैश इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े बच्चों, नीचे के जाते हुए लिफ्ट के लिए फॉर्मूला सर g माइनस ए नॉट अपने फॉर्मूला पढ़ाया था इसके पहले वाले क्लास में, फॉर द पेंडुलम ऑक्सीलेटिंग इन एन एलिवेटर विच इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, ठीक है। g माइनस ए नॉट इज द फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 2 पाई एंड स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी माइनस ए नॉट कितना है सर, g/4 इज देयर, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। तो यू विल रिमेन विथ 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ, सर ये कितना हो जाएगा सर, 4l तो पहले ऊपर भेज दीजिए, और नीचे कितना हो जाएगा 4g माइनस g, यू विल रिमेन विथ सर 3g, ठीक है। तो यू कैन नाउ से 2 पाई, मैथड देख लो ऐसे ही सॉल्व करना है। कैलकुलेशन तुम लोग बहुत लेंदी करते हो, उस लेंदी कैलकुलेशन से बचो। 2/3, 2/3 बोल सकते हो, 4/3 वो अलग कर लिया, बाकी बच गया। अब ये 2 पाई अंडर रूट l/g सर, तो ये तो बाहर वाला टाइम पीरियड है, लिफ्ट के बाहर वाली कहानी है जिसकी वैल्यू 2 सेकेंड होती है, सब पुट करें 2 सेकेंड, तो द न्यू टाइम पीरियड विल बिकम 2 into 2/3, in fact √3 ना, तो द न्यू टाइम पीरियड विल बी 4/√3 सेकेंड इज योर आंसर, ठीक है। तो 4/√3 इज द न्यू टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम इनसाइड द लिफ्ट, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। अच्छा अब तुमसे पूछो इसमें क्या होगा, स्लो होगा कि फास्ट होगा। 4th में बताया ना, याद रखना 4th क्वेश्चन का तुमको आंसर कमेंट में देना है,
कि वो लिफ्ट के अंदर स्लो हुआ था कि फास्ट हुआ था, और इसका भी तुमको आंसर देना है। इसका आंसर अगर तुम देना चाहो तो इसको तुमको और सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4√3 ऊपर और 3 नीचे हो जाएगा। बोलो, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा, और 4/3 कितना हो जाएगा बच्चों? 1.33 बोल सकते हो इसको, और √3 कितना होता है? 1.732 होता है ये सर। ठीक है, अब यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो तुम कैलकुलेट कर लेना। इतना तो कम कर सकते हो, इतना मल्टीप्लाई करके चेक करके मुझको बताओ कि सर 5th में क्या हुआ, स्लो हुआ कि डाउन हुआ, अच्छा स्लो डाउन हुआ कि फास्ट हुआ। ठीक है, तो 4th में भी तुमको बताना है कि सर वो फास्ट हुआ है कि स्लो हुआ है बाहर की अपेक्षा, और 5th में भी तुमको बताना है कि सर स्लो हुआ है कि फास्ट हुआ है। इसको कैलकुलेट करना, जो वैल्यू आएगी उसको 2 सेकंड से कंपेयर कर लेना। ज़्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है तो क्या आंसर होगा, कम आ रहा है तो क्या आंसर होगा। और दोनों फैक्ट होते हैं, दोनों को याद रखना कि डाउनवर्ड गोइंग लिफ्ट में पेंडुलम स्लो होता है कि फास्ट होता है, अपवर्ड गोइंग लिफ्ट में पेंडुलम स्लो होता है कि फास्ट होता है। इन दोनों फैक्ट्स को निकाल करके याद रखना और मुझको बताना। मैं जानबूझ करके तुमसे ही करवा रहा हूँ ताकि तुमको ये बात पता चले कि फास्ट कब बोलेंगे, स्लो कब बोलेंगे। एक क्वेश्चन तुमको मैं अर्थ वाला बता चुका हूँ कि 2 सेकंड से 3 सेकंड हो गया था, तो इसका मतलब क्या हुआ? स्लो हो गया। ज़्यादा वक्त लिया मतलब स्लो हो गया, कम वक्त लेगा मतलब फास्ट हो जाएगा। तब तुम्हारा काम है कंपेयर करके बताना कि सर 4th क्वेश्चन में स्लो हुआ है कि फास्ट हुआ है, और 5th क्वेश्चन में स्लो हुआ है कि फास्ट हुआ है। ये कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे मुझको बताएंगे, मैं चेक करूंगा कि कौन कौन लोग इस बात को समझ रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी कॉपी कर लो, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कोई तो चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और 6 जैसा क्वेश्चन भी हम लोग इसके पहले वाले क्लास में पढ़े थे, और बहुत बार ऐसा ये क्वेश्चन BHU BSc में अगर तुम चेक करोगे पेपर प्रीवियस ईयर्स के, तुमको ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। ठीक है, मुझे ध्यान तो ज़रूर आ रहा है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है इस पर। तो अब एक सिलेंडर है, सिलेंडर को अगर एक लिक्विड में इमर्स करा दिया जाए, हल्का सा डुबा दिया जाए, और डुबा करके उसको फिर हल्का सा पुश करके छोड़ दो, तो देखोगे भी वो उस लिक्विड में ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा, एंड दैट विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो वो जो रिजल्टेड सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसका टाइम पीरियड क्या होता है, ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, अगर तुम लोग को फॉर्मूला याद हो तो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हमेशा वैसे नहीं पूछेगा, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछेगा, तो हमको ठीक है उसको कैसे ट्रीट करना होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रहा, अब देखूंगा तुम लोग कितना फॉर्मूला याद है इसके पहले क्लास जो मैंने पढ़ाया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहा, अ सिलेंडर ऑफ हाइट h, एक सिलेंडर है, इसकी हाइट h दी, अच्छी बात है, एंड डेंसिटी इज d, डेंसिटी d है, अच्छी बात है, इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड, इमर्स्ड का मतलब डुबा दिया गया, एक लिक्विड में उसको डुबा दिया गया, ऑफ डेंसिटी रो, उस लिक्विड का डेंसिटी रो है, याद करना भूलना नहीं, सॉलिड का d, लिक्विड का रो। इट इज पुश्ड इनटू द लिक्विड वर्टिकली, इसको वर्टिकली पुश करते, हल्का सा पुश किया, एंड रिलीज्ड, और पुश करके उसको हल्का सा पुश करके छोड़ दिया, तो जो रिजल्टिंग SHM होगा उस सिलेंडर का, व्हाट विल बी ऑसिलेशन ऑफ दैट रिजल्टिंग मोशन, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है बात? ये पिक्चर माइंड में बन रहा है, ये चीज़ इमेजिन कर पा रहे हो कि हाँ सर ऐसे ऐसे होगा तो ऐसे ऐसे होगा, इमेजिन करो, कभी न कभी किए भी होगे, देखे भी होगे, तो सिंपल थिंग। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। फाइन, अब तुम कहोगे सर आपने जो फॉर्मूला बताया था वैसा तो बात यहाँ पर पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो ऐसा एक्चुअली बच्चों हम लोग को थोड़ा सा स्मार्ट बनना चाहिए, और हम लोग को पूरा फॉर्मूले पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। अगर वो हल्का सा घुमा फिरा के भी पूछेगा तो हम लोग अपने आप को उसके लिए रेडी रख करके चलेंगे। अगर तुमको याद आ रहा हो तो तुमको बच्चों लास्ट क्लास में मैंने इस सिलेंडर के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड के फॉर्मूला तुमको बताया था, अगर याद हो तो।
द टी इज इक्वल टू 2 पाई एंड स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी। जहाँ पे एल क्या था सर, एल यहाँ पर अगर तुमको याद हो, मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों वो ये क्लास देखना, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखेंगे। एल क्या था, तो एल था सर सिलेंडर की इमर्ज्ड लेंथ। ध्यान सुनना, सिलेंडर का जितना लंबाई पानी के अंदर है वो यहाँ पे फॉर्मूले में यूज होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। द एल वॉज इमर्ज्ड लेंथ ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की पानी के अंदर डूबी हुई लेंथ, दैट वॉज एल। अब तुमको से इस क्वेश्चन में तो इसकी कहीं बात ही नहीं कर रहा है, सिलेंडर का कितना लेंथ इमर्ज्ड है इसकी तो बात ही नहीं किया है। हमको जो दिया है वो सिलेंडर का पूरा पूरा हाइट एच दिया है। द टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट इज गिवन इज एच। हमको तो सिलेंडर का पूरा हाइट दिया है एच, एल का तो कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है, मत करें, देखेंगे हम। और दो चीज़ें और दी हैं, सिलेंडर की डेंसिटी डी दिया है और लिक्विड की डेंसिटी रो दिया है, और पूछा गया है टाइम पीरियड। और जाहिर सी बात है सर आप ही ने सिखाया है कि क्वेश्चंस में जो वेरिएबल्स या जो चीज़ें हमको दी होती है आंसर भी उन्हीं के फॉर्म में आना चाहिए। क्वेश्चन में हाइट की बात कर रहा है, क्वेश्चन में सिलेंडर की डेंसिटी की बात कर रहा है, क्वेश्चन में लिक्विड की डेंसिटी की बात कर रहा है। आप ही ने सिखाया है सर कि जिस चीज़ का क्वेश्चन में जिक्र हो आंसर भी उन्हीं के टर्म्स में लाना है। लेंथ की जिक्र तो नहीं है, इमर्स लेंथ की, तो इसके लेंथ में फॉर्मूला हम लोग ला नहीं सकते हैं सर। कैसे करें सर, एच में डी में रो में कैसे आंसर लाएं सर, आप ही बताइए कैसे लाएं। तो ये तो एक फॉर्मूला है, अभी जो आएगा वो भी एक फॉर्मूला होगा, उसको भी आगे के लिए फॉर्मूले के तौर पे याद रख लेना। एक्चुअली मैं हर चीज़ फॉर्मूले में नहीं बताना चाहता तुमको कि हर चीज़ तुमको फॉर्मूला बताऊँ तुम याद रख लो। मैं तुमको कुछ चीज़ें करके या करवा के भी दिखाना चाहता हूँ ताकि तुमको वो चीज़ रिमेंबर रहे। ठीक है, अब चाहता तुमको मैं उस दिन ये फॉर्मूला भी लिखवा के रटवाते, चलो भाई रट लो, लेकिन नहीं, थोड़ा सा करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, सोचो, ये तरीका सही होता है। ठीक है, होगा क्या, हम लोग यहाँ पर पे अगर थोड़ा सा आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद करें, बायन्सी फोर्स याद करें, जिसको कहते हैं उत्प्लावन बल, बायन्सी फोर्स, तो क्या होता है कि जब ये सिलेंडर इक्विलिब्रियम में है तो इसका वेट और इस पे लगने वाला बायन्सी फोर्स आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो नीचे से बेटा क्या लगता है, इस पर बायन्सी फोर्स लगता है सर बी, और यही बायन्सी फोर्स सर उसके वेट को, जो उसका वेट है सिलेंडर का, जो वेट है W, उसको संभालता है, बैलेंस करता है। अगर ये वेट ज़्यादा होगा बायन्सी फोर्स तब तो कहानी ख़त्म, तब तो सिलेंडर तुम्हारा डूब जाएगा, हो गया ऑक्सीलेशन। अगर बायन्सी फोर्स है, इसको संभाल लिया, वेट को बैलेंस कर लिया, तब उसके ऑक्सीलेशन करने की बात होती है। तो अगर वो L लेंथ डूबा है, अगर वो L लेंथ डूबा है, इक्विलिब्रियम में है, और फिर उसको हल्का सा पुश करके छोड़ दिया, ऑक्सीलेट कर रहा है, तो जब वो L लेंथ डूबा है तो उस वक्त उसको संभाला कौन है सर, बायन्सी फोर्स संभाला है। तो हम कह सकते हैं बायन्सी फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ सिलेंडर। भाई नीचे से बायन्सी फोर्स काम करेगा, वही ना वेट को संभालेगा, वरना डूब के तो उसके सरफेस पे चला जाएगा। तो बायन्सी फोर्स में फॉर्म इतना सब जानते होगे, बायन्सी फोर्स प्लावन बल पढ़े होगे, बायन्सी फोर्स मस्ट बी इक्वल टू W, और बायन्सी फोर्स का फॉर्मूला होता है सर L रो इंटू जी, जहाँ L क्या होता है, सिलेंडर का जो इमर्स्ड लेंथ है वो, ठीक है, और ये जो रो है वो लिक्विड की डेंसिटी होती है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर पे एरिया का मल्टीप्लाई भी करोगे, हालांकि एरिया दोनों तरफ से कट जाएगा, छोड़ दो। चलो सिलेंडर का एरिया मैं मानता हूँ A, तो A इंटू L क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम सर, जो वॉल्यूम अंदर डूबा हुआ है वो वॉल्यूम। ठीक है, और उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस भी होता है। ठीक है, और लिक्विड जितना डिस्प्लेस होता है उसी का वेट बायन्सी फोर्स होता है। तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान हो तो मैं बायन्सी फोर्स की तरफ अभी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग को शायद बायन्सी फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो लोग घबरा रहे होंगे शायद, परेशान मत होना। मैं बायन्सी फोर्स आई पढ़ाऊँगा तो बहुत लग जाएगा। बस ये सोचो बायन्सी फोर्स वेट को संभालेगा, और बायन्सी फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, A L रो जी, जहाँ A क्या होगा क्रॉस सेक्शन एरिया
दिस क्रॉस सेक्शन एरिया सिलेंडर का, और एल होगा उसका डूबा हुआ लेंथ, और रो होगा लिक्विड का डेंसिटी, और वेट का तो फॉर्मूला होता है सर उसका mg, उसका वेट, उसका मास है dg, और उसका मास क्या होगा, उसका मास होगा सर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। और वॉल्यूम क्या होगा सब, वॉल्यूम a इंटू एच, ए इसका एरिया है, एच मतलब पूरा हाइट, तो ये हो गया उसका वेट। अगर ध्यान से अगर देखो तो बच्चों यहाँ से ए और जी कैंसल्ड आउट, और एल अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो एच इंटू डी अपॉन रो बोल सकता हूँ। हमको एल को यहाँ पे हटाना था, हट गया, अब एल को उठा के यहाँ पुट कर दो, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल मतलब एच डी अपॉन रो इंटू जी। ये भी एक फॉर्मूले के तौर पे अब याद कर सकते हो, क्योंकि अब तुमको मैंने फॉर्मूला समझा के बताया कि फॉर्मूला आया कहाँ से है। बट याद रखना, बोलना नहीं, जो डी है वो किसका डेंसिटी है, सॉलिड का, सिलेंडर का, और रो है जो किसका डेंसिटी है, लिक्विड का, जिसके अंदर उसको डुबोया गया है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करके मैं लाऊंगा, इस चीज़ को थोड़ा सा यूज़ करते हुए समझते हुए, तो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसके फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। बट तुमको पता होना चाहिए सर दोनों चीज़ें एक ही है। इमर्स लेंथ के फॉर्म में आंसर लाना है कि पूरे हाइट के फॉर्म में आंसर लाना है, ये तुमको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो ये भी एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा जो उसके हाइट के फॉर्म में होगा, टोटल हाइट के फॉर्म में, ना कि उस हाइट के फॉर्म में जो डूबी हुई है। तो एसएचएम से ये क्वेश्चन भी बहुत बार बेचू में आता है, इसलिए तुमको मैं इसको थोड़ा ज़्यादा वक्त लेके समझाया हूँ। ठीक है, और इस बातों को समझने की कोशिश करना कि बायनेंसी फोर्स जो नीचे से काम करेगा वो उसके वेट को संभालेगा, और बायनेंसी फोर्स का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू डूबा हुआ लेंथ इंटू लिक्विड का डेंसिटी इंटू जी। ऐसे याद कर लो, एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू डूबा हुआ लेंथ इंटू लिक्विड का डेंसिटी इंटू जी। और वेट का तो फॉर्मूला मास इंटू जी होता है, और मास का फॉर्मूला वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। यहाँ डेंसिटी किसका होगा, सॉलिड का, क्योंकि मास भी हम किसका ले रहे हैं, सॉलिड का। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया सॉलिड का मास, इंटू जी कर दिया, निकल गया वेट। कैलकुलेशन किया तो एल की वैल्यू मिल गई, वहाँ पुट कर दिया, आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ठीक है, तो समझ लो, ये क्वेश्चन भी आते हैं, इसको फॉर्मूले के तौर पे याद रख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जल्दी से इसको करो, आगे चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखते हैं और क्या करना है आज। ठीक है, जल्दी कोई। तो हो गया बच्चों, सबने कर लिया। तो आज हम लोग यहाँ पे अपना क्लास स्टॉप करते हैं बच्चों। सिंपल पेंडुलम पे जितना तो क्वेश्चन मैंने कराया है, ऐसे ही क्वेश्चन देखो बीएचयू बीएससी बच्चों आते हैं। हमारा पूरा फोकस देखो सिंपल पेंडुलम में, और तो बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसा नहीं बनेंगे नहीं, बाकी लोग प्रैक्टिस करेंगे। बट बीएचयू में जो पूछे जाते हैं, जैसा उनका पूछने का पैटर्न है, जो उनका स्टैंडर्ड है, वही मैं तुमको लेके चल रहा हूँ, बता रहा हूँ। बहुत घबराने की बात नहीं है, इन क्वेश्चंस को देखो, ऐसे क्वेश्चंस को समझो, प्रैक्टिस करो एंड बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो एग्ज़ाम तक आते आते हमको अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट करके चलना है कि मुझको इतना विश्वास खुद पे हो कि सर मैं वो क्वेश्चन उठाऊंगा तो मुझसे वो सॉल्व हो जाएगा। दैट मच कॉन्फिडेंस यू मस्ट हैव। क्योंकि बार बार करूँ बच्चों, तुम क्वेश्चन में ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि मैं इस क्वेश्चन को उठाऊँ और मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, 2 मिनट मेरा खर्च हुआ, 2 मिनट तुम्हारा डबल नुकसान हुआ, तुम्हारा 2 मिनट भी खर्च हुआ और तुम्हारा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। यू मस्ट हैव दैट मच कॉन्फिडेंस कि हाँ ये 7वां क्वेश्चन है, ये मेरे से होने वाला है, ले आओ इसको। यार वो 11th क्वेश्चन लग रहा है मेरे से गड़बड़ होगा, फॉरगेट इट। तो ये कॉन्फिडेंस लाओ। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, पढ़ोगे इट विल बी डेवलप्ड बाय इटसेल्फ। ठीक है, तो आज मैं स्टॉप करता हूँ, यहाँ रोकता हूँ। अगले क्लास में आएंगे तो पढ़ेंगे स्प्रिंग के बारे में, स्प्रिंग से अटैच्ड
बॉडी का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा उसमें क्या बातें होती हैं, उनमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें क्या क्या उसमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो। डाउट्स कुछ हो तुमको पता है क्या करना है उसके लिए, और प्रिपरेशन करो, परेशान मत हो, पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करो, फालतू बातों पर ध्यान मत दो, खुश रहो, मस्त रहो, खेलो कूदो, पढ़ाई करो और क्या। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं इस क्लास में।